और कहूंगा कि आपसे चार दो बातें कहें। धन्यवाद जी। साथियों, यहाँ पर हम जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो देश के जागरूक नागरिक हैं और वो इस कोरोना को सामान्य फ्लू मानते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आए। हेलो, अब हम बात करेंगे आखिर हमें क्या करना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे अपनी बात उठा रहे थे, एलोपैथी चिकित्सक यूट्यूब ने वीडियो हटा दिए, यूट्यूब ने अपना अकाउंट तक डिलीट कर दिया, फेसबुक पे आपको रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो अल्टीमेटली हमको ये लड़ाई कोरोना षड्यंत्र के बारे में लड़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। मैंने सरकार को, देश के सारे चीफ मिनिस्टर को, देश के सारे हेल्थ मिनिस्टर को कम से कम 500 बार ईमेल किया, कम से कम 500 बार ईमेल किया, कभी भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उनको पता है कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो साथियों, पहले आप एक चीज देख लीजिए कि किस प्रकार से दूसरा लॉकडाउन लगने वाला है। सेकंड लॉकडाउन लगने वाला है सर्दियों के मौसम में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी लग सकता है। और जब लगेगा तो लगने का बहाना यह होगा कि केस बढ़ रहे हैं, डेथ बढ़ रही है। ये अपने केस बढ़ा देंगे, अपने मैनिपुलेशन के माध्यम से डेथ रेट को बढ़ा देंगे और सेकंड लॉकडाउन लगाएंगे। सेकंड लॉकडाउन लगाने के बाद आप लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं होगी। बाहर कैसे जाएंगे? जिसको बाहर जाना है उसके पास एक वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके हाथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो आप जंतर मंतर आ सकते हैं। आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो आप नौकरी पे जा सकते हैं। बच्चे के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो स्कूल जा सकता है। शिक्षक के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो वो पढ़ाने जा सकता है। अब ये सर्टिफिकेट में होगा क्या? ये सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट है। आपके हाथ में एक क्वांटम टैटू लगाया जाएगा, उस टैटू को जगह जगह स्टडी किया जाएगा। आप जहां भी एंटर करेंगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन के माध्यम से आपकी आईडी चेक की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि स्वास्थ्य आईडी, वो हेल्थ आईडी ही वास्तव में आपकी डिजिटल आईडी है। हर आदमी को डिजिटल आईडी देनी है। इसको ये कहते हैं आईडी 2020। बाकायदा वेबसाइट बनी हुई है ID2020 ORG, आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। उस डिजिटल आईडी के माध्यम से सारी कैश करेंसी बंद होने वाली है। आपके पास नोट है, ये बंद होंगे। आपके पास सिक्के हैं, ये बंद होंगे। आपके पास जितनी भी करेंसी है बंद होने वाली, उसकी जगह केवल आपके पास डिजिटल करेंसी चलेगी और उसका सारा कंट्रोल आपके चिप के माध्यम से सरकार के पास या जो बाहर बैठे हुए लोग उनके पास होगा। तो ये गुलामी का नया रास्ता है। पहले फांसी कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो हमारे गले में डिजिटल आईडी होने वाली है। ये देखिए साथियों, अभी एक सरकार ने FIR लॉन्च कराई है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यह है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार। यह लिखा हुआ है कि कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा उपलब्ध न कराए जाने पर निजी चिकित्सालयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। इसमें लिखा हुआ कि ये 6 हॉस्पिटल के नाम दे रखे हैं। इन 6 हॉस्पिटल के नाम सरकार ने FIR दर्ज करवाई है। क्यों करवाई है? उन लोगों ने अपना स्टाफ का डेटा नहीं दिया, यानी कि कहीं पर कुछ काम कर रहा है तो उसका डेटा सरकार को देना पड़ेगा और सरकार सबको आवश्यक रूप से वैक्सीन के नाम पर के वो सर्टिफिकेट लगाना उनका आवश्यक होगा। तो इसके लिए इस लड़ाई को हम सड़कों पर लड़ गए हैं और आज हम एक ज्ञापन तैयार किया है। यह ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम है। मैं आपको इस ज्ञापन को पूरा पढ़ के बता देता हूँ। इसके साथ में 30 नवंबर को राजीव भाई का जन्मदिन है। पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन 30 नवंबर का मतलब यह नहीं कि 30 नवंबर, हमें आज से, कल से, प्रतिदिन जहां भी हो, जहां बैठे हो वहां पर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग सड़कों पर निकले, इसका विरोध करें। खासतौर से शनिवार रविवार की छुट्टी होती है तो जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं वहां जाकर के लोगों को समझाएं। 30 तारीख तक तो ये देश में इतना बड़ा मास मूवमेंट बन जाना चाहिए कि सरकार को आपकी कदमों में झुकना पड़े। तो ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम में थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूं। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी, भारत विषय कोरोना झूठी महामारी के संदर्भ में देश की अधिकतर जनता कोरोना के नाम पर की जा रही साजिश को समझ चुकी है। जनता यह जान चुकी है कि कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस है जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है।
प्रधानमंत्री जी ने इसकी मृत्यु दर मात्र 0.0083% बताई है। मतलब कि आप देखिए, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 लाख में से 83 लोग मरे। तो 10 लाख में से 83 लोग मरे, इसके लिए उन्होंने पूरा देश बंद किया, लॉकडाउन किया, उसमें कितने लोग मरे। ऐसे वायरस के लिए किसी भी प्रकार के लॉकडाउन या अति प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भारत की जीडीपी -24% तक गिर गई है। देश में करोड़ों लोग इस लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और भूखे मरने पर मजबूर हैं। कोरोना की साजिश के पर्दाफाश के लिए अनेक जागरूक देशभक्तों के द्वारा विगत 9 महीनों से अधिक समय से दिन रात मेहनत करके लोगों को इस फर्जी महामारी लॉकडाउन अनलॉक से होने वाली हानि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनसे प्रेरणा लेते हुए देश के विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर को आंदोलन पूर्ण सफल रहा था। दिल्ली में यह आंदोलन राजघाट पर हुआ था। भारत के 10 से ज्यादा शहरों में और कई कस्बों में, कई गांवों में आम लोगों ने आंदोलन किया था। हम सभी लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था, संपदा, सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता को बचाने के लिए आज 1 नवंबर 2020 को सड़कों पर आकर इसका विरोध किया। आज का यह विरोध प्रोटेस्ट जंतर मंतर दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ। साथ ही देश के कई शहरों में, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, राजकोट, सूरत, पटना, रायपुर, कोलकाता, बंगलौर, रांची, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, अन्य कस्बों, अन्य गांवों में हुआ और जिसमें देश के भ्रष्ट मीडिया और विभिन्न सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन समेत दुनिया के 80 से भी अधिक देशों में यह आंदोलन चल रहा है। इस फर्जी महामारी और लॉकडाउन के खिलाफ लोग अपने अपने देशों में सड़कों पर हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिससे यह साबित होता है कि यह महामारी फर्जी है। पहला, जो टेस्ट 50% तक गलत है, इसका टेस्ट 2% से 50% गलत है। आप देखिए, अनानास का सैंपल पॉजिटिव आया है, चिड़िया का सैंपल पॉजिटिव आया है, यहाँ तक कि इंदौर में साधारण पानी का सैंपल पॉजिटिव आया है। उस टेस्ट के आधार पर आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना कैसे किया जा सकता है। तंजानिया में बकरी, पपीता, अनानास का सैंपल पॉजिटिव आने के बाद वहां के राष्ट्रपति ने WHO को बाहर कर दिया। इंदौर में पानी का सैंपल पॉजिटिव आया, ऐसा कैसे हुआ। यदि अन्य बीमारी को निकाल दिया जाए तो कोरोना से होने वाली मृत्यु दर केवल 0.1% या इससे कम है। इटली की सरकार की वेबसाइट को देखेंगे, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल कोरोना से मरने वाले की मृत्यु दर 0.1% है। एक और महत्वपूर्ण सबूत हमारे पास है, इस बीमारी के डायग्नोस्टिक किट किसी बीमारी को डायग्नोस करने का जो किट है, उस किट को सरकार ने 2017 में 2018 में ही परचेज कर लिए थे। जो बीमारी 2019 में विकसित हुई, भारत में 2020 में आई, उसके डायग्नोस्टिक किट, उसके दूसरे जरूरी सामान भारत ने 2017-2018 में ही आयात कर लिए। ये कैसे संभव हुआ। लोग स्वस्थ हैं, उनकी जबरदस्ती टेस्टिंग की जा रही है। आदमी टेस्ट कराना नहीं चाहता है, जबरदस्ती टेस्ट करे। टेस्ट के बाद मालूम चलता है कि यह व्यक्ति बीमार है या एक महामारी है। लोग अपने घरों में नहीं मर रहे हैं। महामारी होती है तो लोग घरों में मरते हैं। यहाँ पर तो जो हॉस्पिटल जा रहा है वो मर रहा है। इसका मतलब महामारी से कोई नहीं मर रहा है, इसके इलाज से मर रहे हैं। चीन की बात करें तो चीन के सिर्फ एक शहर वुहान में लॉकडाउन हुआ था, बाकी किसी शहर में लॉकडाउन नहीं हुआ। पूरा चीन खुला हुआ था, अभी भी खुला हुआ है। भारत के हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में लॉकडाउन हुआ। WHO को पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने जांच की थी 2009-2010 में। स्वाइन फ्लू को इन लोगों ने पेंडेमिक घोषित किया था। जांच में पाया गया कि WHO झूठ बोल रहा है, स्वाइन फ्लू पेंडेमिक था ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 1 साल बाद जांच कमेटी बैठे और बोले कि कोरोना था ही नहीं। कोरोना वायरस की साइज मात्र 100 नैनोमीटर है और मास्क की साइज 300 से 800 नैनोमीटर है। मास्क के पोर साइज, ऐसी स्थिति में मास्क की क्या आवश्यकता है। कोरोना का आर नोट होता है फैलने की क्षमता। कोई बीमारी कितनी फैलती है उसको बोलते हैं आर नोट। कोरोना का आर नोट 2.2 है, मिजल्स का आर नोट 5 से 20 है और टीबी का आर नोट 12 से 18 है। ऐसी स्थिति में कौन सा ज्यादा खतरनाक है। मीडिया और सरकार के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। मीडिया कहती है इलाज नहीं है, सरकार कहती है इलाज नहीं है। तो इसके इलाज में लाखों रुपए का बिल कैसे आ रहा है। जिसका इलाज नहीं है उसका लाखों का बिल कैसे आ सकता है।
कई लोगों पे खतरनाक और जानलेवा दवाइयों का ट्रायल चल रहा है। रेमडेसिविर है, इंटरफेरॉन बीटा 1 अल्फा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। ये बहुत ही खतरनाक दवाई है, इन दवाइयों से मरते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट होता है कि वो दिल की धड़कन को कम कर देता है। कभी कभी वो इतना कम कर देता है कि धड़कन बंद हो जाती है। उसकी धड़कन बंद होने से व्यक्ति मरता है। तो जिसको कोरोना पॉजिटिव है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं और वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मरता है, कोरोना से नहीं मरता है। भिखारी हमारे देश में जगह जगह भिखारी है, सबसे अधिक असुरक्षित वातावरण में रहते हैं। अगर कोरोना से लोग महामारी होती तो भिखारी की मौतों की संख्या हजारों में होती। एक महत्वपूर्ण बात है, इसी कोरोना कालखंड में देश से लाखों बच्चे गायब हुए हैं। आपको एडिनोकॉम सोसाइटी की जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडिनोकॉम सोसाइटी अमेरिका में है। उनको हर साल हजारों लाखों बच्चे चाहिए होते हैं। क्या करते हैं, उन बच्चों को वो टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं, उनके रक्त से एडिनोकॉम निकालते हैं। उस एडिनोकॉम को वो खाते हैं, पीते हैं, कहते हैं उससे वो अधिक जवान देते हैं, अधिक लंबे समय तक 90 वर्ष 100 वर्ष या उससे अधिक की आयु उसकी निकल सकती है। उस एडिनोकॉम की आवश्यकता के लिए जगह जगह बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर किस लिए किया जाता है कि जिस बच्चे को जितना अधिक टॉर्चर किया जाएगा उसके शरीर में उतना ही अधिक एडिनोकॉम रक्त में आएगा। आपने पिज्जा गेट स्कैंडल का नाम सुना होगा। अमेरिका में पिज्जा गेट स्कैंडल हुआ था। पिज्जा गेट एक पिज्जा जो सेंटर है वहां पर बच्चों को काटने की बात करती है। पिज्जा के 8 पीस चाहिए, मुझे बच्चे के 8 पीस चाहिए। पिज्जा के 16 पीस चाहिए, मुझे बच्चे के 16 पीस चाहिए। ये इस प्रकार का वैश्विक षड्यंत्र है। हमारे देश में कोरोना काल में कम से कम 2 लाख बच्चे गायब हुए हैं, छोटे बच्चे। वो कहाँ चले गए, कैसे गायब हुए, सरकार इसका जवाब दे। इसी दौरान ब्रेन ट्यूमर से जो मरा है और जो एक्सीडेंट से मरा है, ब्रेन ट्यूमर से मरने वाला और एक्सीडेंट से मरने वाले की भी मरने के बाद कोरोना टेस्टिंग हुई और पॉजिटिव आया तो बताया गया कि कोरोना से मरा है। ब्रेन ट्यूमर से नहीं मरा, एक्सीडेंट से नहीं मरा। सोचिए एक आदमी एक्सीडेंट से मर रहा है, उसको भी बता रहे कोरोना से मरा। वैक्सीन के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। वैक्सीन बनाने में कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। तो डॉक्टरों, मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि वैक्सीन बनाने में, किसी भी नई बीमारी का वैक्सीन बनाना है, कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। ये 5 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में वैक्सीन नहीं बन सकता है। तो वैक्सीन के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहा है वो क्या है? हमने राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने हमको समय नहीं दिया। देश की सरकार से हमारी मांग है कि देश में लॉकडाउन, अनलॉक, कोरोना के नाम पर लगाए गए अन्य प्रतिबंधों को तुरंत समाप्त किया जाए एवं कोरोना से पहले वाली स्थिति को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। सभी तरह के यातायात सामान्य किए जाए। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी प्रतिबंध के काम करने दिया जाए। अनावश्यक कोलेट्रोल, अनावश्यक मास्क, अनावश्यक सामाजिक दूरी, अनावश्यक वैक्सीन को तुरंत बंद किया जाए। दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। वैक्सीन सर्टिफिकेट जैसे वाहियात प्रतिबंध न लगाया जाए। हेल्थ आईडी और सबको डिजिटल आईडी को प्रतिबंधित किया जाए। ट्रैकिंग ऐप बंद किया जाए। भ्रष्ट मीडिया को दंडित किया जाए। ये जो ट्रैकिंग जो ऐप बता रहे हैं ना, ये जो ऐप बनाए हैं लोगों ने, ये ऐप नहीं है, ये आपको ट्रैक करने का तरीका है। ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग ऐप है आपका। अगर सरकार हमारी बातों को स्वीकार नहीं करती है तो पूरे देश की जनता जल्दी ही सड़कों पर उतरकर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। ये हमको कल से करना है। कल से जगह जगह प्रदर्शन करने, जगह जगह धरने करने हैं। हर जगह जहाँ भी 10-20-50 लोग मिलते हैं उनको समझाना है और सैटरडे संडे को खास तौर से करना है। और 30 नवंबर तक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा करना है। साथ ही आदरणीय राष्ट्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपसे मैं रख रहा हूँ, साथ ही आदरणीय राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि वर्तमान केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को भंग किया जाए। और क्योंकि ये फर्जी महामारी है, एंड लॉकडाउन, अनलॉक और कोरोना के नाम पर लगाए गए अन्य सभी प्रतिबंध असंवैधानिक है, अनैतिक है, अत्याचारी है, अन्यायपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ सभी सबूतों के साथ FIR दर्ज कराएंगे। तो साथियों, कल से, आज से ही हमको तैयारी करनी है। अगले आंदोलन के लिए जगह जगह निकलना है और अगली FIR की तैयारी मैं कर चुका हूँ। कम से कम 100 पेज के सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। और भी किसी के पास सबूत हो मुझे आप भेजिएगा। हम लोग 30 नवंबर को सब लोग इसी थाने में जाएंगे। थाने में जाकर के वहाँ अपने हाथों से FIR दर्ज कराएंगे। सबसे आगे मैं रहूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। मैं अकेला जाऊंगा, हो सकता है मुझे भगा दे वो लोग।
10-20 लोग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन यदि 500-1000 लोग जाएंगे थाने के अंदर, बोलेंगे भैया ये सबूत है हमारे साथ में, ये 1000 पेज के, 500 पेज के, 100 पेज के सबूत है केंद्र सरकार के खिलाफ और सभी राज्य सरकार के खिलाफ, आपको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, तो उनको मजबूरन करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये FIR नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक कानून बना दिया, उन्हें पता थी कि देश में हमारे खिलाफ बगावत होगी, तो उन्होंने पहले ही कानून बना दिया कि हम इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा सकते। ये जो सबूत और ये प्रमाण हमारे पास मौजूद है, इसके लिए हम 30 नवंबर तक लड़ेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हर एम्बेसी में ज्ञापन देंगे, इनको जलील करेंगे, इनको बदनाम करेंगे। हमारे साथ दुनिया भर के लोग, दुनिया भर में जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। इनको पूरे राष्ट्र में बदनाम करेंगे और इनको सत्ता से हटाएंगे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अब सत्ता पे नहीं आएगा, क्योंकि अब समझ में आ गई कि सत्ता में जो भी आज आता है वो 7 समुंदर बैठे उन गुंडे, उन दहशतगर्दों की जो पूरी दुनिया में शासन करते हैं और पूरी दुनिया को लूटते और सताते हैं, और आतंकवाद और जो फसाद है, जो देश को बर्बाद करने के षड्यंत्र हैं, 7 समुंदर पार से रचे जाते हैं और हमारे देश के नेता भी वही करते हैं। आशा करता हूं तरुण जी की आप लोगों ने बात सुनी होगी। इसके बाद कोई व्यक्ति आपको कोई हमें मशवरा देना चाहता है तो 2 शब्द में कह सकता है। मैं हर युवा को मौका दूंगा। जैसे हमारे आशीष जी आए थे, मैं उनका, आशीष जी रहेंगे साथ में क्योंकि हम उनसे चर्चा भी करेंगे। हाँ, हमारे बीच सत्य प्रकाश जी है, मैं उनसे कहूंगा कि इस समय तो गूंगे मत बैठो यार, इतने भी बूढ़े नहीं हो गए हो कि उठ नहीं सकते हो। आज मुझे मजबूरी में ऐसी बात कहनी पड़ी है। कभी होने का ना हो। ये बात, क्रांतिकारी मरते दम तक जवान रहता है, और आपको सुनने के लिए आज इतने लोग मौजूद हैं और आपको बुलाया, आपने बहुत सता करके आए हो। मैं आपका फिर भी कहूंगा कि 2 शब्द कहें आप। सबसे पहले तो मैं इन जिन मित्रों ने इस प्रोग्राम को करने की हिम्मत की है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने बस हो गया, बात होगी। देखिए मैं वो डर गए तो आप जो डर गए वो मर गया। हम नहीं डरेंगे। अरे एक मिनट रुको भाई, डरने की बात नहीं है। 7 समुंदर पार देखिए, हमें जानते हैं हम कैसे मित्रों, मेरा तो एक ही बात कहना है, इस समय दुनिया में अविश्वास और भय ये खूब विकास कर रहे हैं, और जितना अविश्वास बढ़ रहा है, जितना भय बढ़ रहा है, उसको कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अब ये विकास है या विनाश है, इसके ऊपर हम सबको सोचना पड़ेगा और मिलके कहीं योजना बनानी पड़ेगी। व्यवस्थाएं पूरी फेल हो चुकी है। आम आदमी, किसान, युवा तरस रहा है, तड़प रहा है। उनके अंदर दोबारा से विश्वास भरना पड़ेगा, आपस में विश्वास भरना पड़ेगा। अगर हम विश्वास भरने में कामयाब हो गए तो हम इन षड्यंत्रकारी ताकतों के सामने टिक पाएंगे। हमें आपस में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को संभालते हुए एक दूसरे के अंदर विश्वास भरना पड़ेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज लगती है मुझे, और निश्चित रूप से ये आज समय की मांग भी है। अगर हम आपस में विश्वास नहीं बना पाए, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाए, एक दूसरे को नहीं बचा पाए,
तो यकीन करो एक एक करके सब टूटेंगे बहुत बुरी तरह। इसलिए समय की आवश्यकता है, और ये खाली भारत की नहीं, ये पूरी मानव जाति की आवश्यकता है आज। तो हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा। और जैसे कि डॉक्टर तरुण कोठारी जैसे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे और भी मित्र देश में मेहनत कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको ताकत दे, ताकि ये शैतानी सभ्यता के खिलाफ, इस पूरी षड्यंत्र के खिलाफ मोगा जी जरा 2 मिनट एक लंबी लड़ाई को लड़ सके, उसमें सफल हो। जय हिंद, जय जगत। सतप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचन सुनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच समनजीत जी है, मैं उनको बोलूँगा, वो कुछ कहना चाह रही हैं। तो काफ़ी देर से मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द कहें। पतामर जी 2 मिनट जरा। मेरा नाम समन कुरैशी है, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ। यहाँ मेरी बिटिया भी है, मेरे साथ 2 शौहर हैं करण। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पेट से भी हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बेटी को आज तक कोई टीका नहीं लगा। और 6 महीने हो गए हैं और ना मैंने कोई दवाई ली है, ना मैं किसी डॉक्टर से मिली हूँ। हम लोगों ने कभी कोई मास्क नहीं पहना। हम सोशल डिस्टेंसिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हम मीडिया डिस्टेंसिंग में बहुत ज़बरदस्त बिलीव करते हैं। मैंने पर्सनली 9 साल से टीवी नहीं देखा, न्यूज़ नहीं देखी। और मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि यूज़ योर ओन हेड, यूज़ योर ओन ब्रेन्स। आप अपनी रिसर्च खुद करें और आपको किसी का भी कहना मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद अपने जो तथ्य हैं उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। गूगल, यूट्यूब और ये जितने भी फेसबुक, ये सारे लोग ज़बरदस्त सेंसरिंग कर रहे हैं। इस वक्त सेंसरशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो गूगल की जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे DuckDuckGo करके, अगर आप उसे इंस्टॉल करेंगे, उस पर आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और फैक्ट्स मिल जाएंगे जो गूगल आप लोगों से छुपा रहा है। तो ये तो सोल्यूशन ओरिएंटेड बात, जैसे पुष्पेंद्र भाई ने बोला और निर्मला जी ने बोला, नीता जी ने बोला। मेरी एक बहुत ही मनपसंद कहानी है जिससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तो फिर एक छोटी सी चिड़िया आती है जो नदी में से अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरकर बार बार जाकर उस आग पर डालती है। तो सारे जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम्हारी ये करने से आग बिल्कुल नहीं बुझने वाली। तो चिड़िया बस उनको मुस्कुराकर यही जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी ये करने से आग बुझेगी कि नहीं, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में और आपका खड़े होकर तमाशा देखने वालों में होगा। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है हम सबके लिए, और हम सबको अपनी तरफ से जितना भी कर सकते हैं इसके बारे में। और दोस्त और फैमिली, बाकी लोग आपसे छूटने वाले हैं इस पूरे सफ़र में। पर जैसे कि मतलब गीता कहती है, कुरान पाक कहता है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हमारे हाथ में क्या नतीजा होगा, कैन वी रियली फाइट बिल गेट्स एंड द 1% एलीट, वी डोंट नो। बट हमें अपनी सच्चाई हर दिन हर क्षण लोगों के सामने रखनी है, बोलना है। क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक ऑथेंटिक जेन्युइन इंसान बनना चाहती हूँ। मैं दोगला होकर नहीं जी सकती। और इस वक्त ये लोग सिर्फ हमारे डर पर, दे आर फीडिंग ऑन फियर। वो हमें डरा रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे, पुलिस वाला, जैसे तरुण भाई ने एक दफ़ा बताया था, पुलिस वाला आपके पास आए, बोले कि मास्क नहीं पहना और चालान दो, तो आप बोले नहीं दूंगा चालान, अगर है भी आपके पास तो। और फिर आप उससे मुस्कुराकर कहें कि भाई तुम भी जानते हो कि ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अगर वो आपसे कहे कि मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा, तो बोलिए भले ही चलते हैं, क्योंकि घर पे भी खाना खाना है, वहाँ पे एक वक्त की रोटी मिल जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है। इतना आपके बोलने के बाद वो आपको नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि जो भी
आंखों में आंख डालकर ये बात किसी से कह रहा है ना, तो उससे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं। अभी सब लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम तो हर चीज़ में तुमने, मतलब शादी भी तुमने मुसलमान से नहीं की, तुमने बच्चा भी केरला जाके पैदा किया, मतलब ऐसे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। आई गॉट एक्सपोजर टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। आई वेंट टू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टू स्टडी। लेकिन जब भी मैं यहाँ किसी डॉक्टर से को मिलती थी अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सीधे सिजेरियन सेक्शन की बात करते थे। और मैं केरला में जाके दाइयों के सहारे, बिना किसी दवाई, बिना किसी इंजेक्शन के, आई वॉज एबल टू गिव बर्थ टू कायरा। एंड तो ये हिम्मत खुदा भगवान हम सबके अंदर है और हमें उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे बस यही बात रखनी थी आप सबके सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दहशत की ज़िंदगी हम समाप्त करें और सच पूछिए, ये इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा षड्यंत्र देश को तो बर्बाद कर ही रहा है, हमारे परिवारों को भी बर्बाद कर रहा है। हम सब जानते हैं ये धोखा है, 7 समुंदर पार बैठे लोगों द्वारा रचाया जा रहा है और हमें प्रताड़ित किया जाता है। हमारी दिवाली वाले दिन ये लोग लूट के हमें अपना देश चलाएंगे। हमारी देश की मेहनत, हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारे देश का इतना टैलेंट युवा, वो गधों और खच्चरों की तरीके से पीठ पे उनका सामान बेचेगा और अपने देश ले जाएगा। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है और हम जाग नहीं रहे। आज से हम लोग 30 तारीख तक लगातार लोगों को जगाएंगे और 30 तारीख को बहुत बड़ा, राजीव भाई की जिस दिन पुण्यतिथि है, उस दिन एक बहुत बड़ा अभियान करना है और उस दिन सरकार को जगाना है। मैं तरुण जी से कहूँ एक छोटा सा मैसेज और आप लोगों के लिए। तो 30 नवंबर को तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश के अंदर, उसके पहले प्रतिदिन हम करेंगे। यहाँ बैठे हुई 4 टीम, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और कोलकाता, यहाँ चारों जगह से लोग आए हुए हैं। उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि वो अगला प्रोटेस्ट 8 तारीख को करेंगे। 8 नवंबर को अगला प्रोटेस्ट अपने अपने राज्यों में करेंगे। तो आप लोगों में से जो भी करना चाहे अपने अपने राज्यों में उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये प्रोटेस्ट के अनाउंस आज हो चुका है, हो सकता है दिल्ली का भी हम लोग मीटिंग करके 1-2 दिन में अनाउंस कर दें। तो मुझे लगता है कि हम हर वीक, हर सप्ताह, 30 नवंबर तक हर वीक, हर सप्ताह प्रतिदिन लगे रहेंगे और इस प्रकार से 30 नवंबर तक पूरे देश में एक मास मूवमेंट खड़ा करने में सफल होंगे। और मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार जी को बोलूँगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। माफ़ करता हूँ। आप सभी को मैं अपना परिचय दे चुका हूँ। मैं डॉक्टर कुलदीप, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हरिद्वार से आया हुआ हूँ। मैं दोबारा आपसे बस 2 मिनट का समय लूँगा। सबसे ज़रूरी जो बात अब मुझे कहनी थी, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्वास्थ्य के नाम पर हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं डॉक्टर होने के नाते समझता हूँ कि वैक्सीन के नाम पर हमारे बच्चे सबसे पहले इसका शिकार बनेंगे। तो मेरी यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों से ये गुजारिश है कि वो लेडीज़ फोर्स, क्योंकि 100 आदमियों के बराबर ताकत एक महिला के अंदर होती है। जब एक महिला सड़क पर उतरती है, उसके बराबर 100 आदमी प्रदर्शन नहीं कर सकते उतना मजबूत। सभी उपस्थित माताओं बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपनी फीमेल फोर्स बनाएं, यूट्यूब के ज़रिए अपने ग्रुप्स बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं और वो इस बात को अपने बच्चों में कन्वे करें और अपनी टास्क फोर्स बनाएं कि भाई कोरोना वैक्सीन ना हमें खुद लगवानी है, ना अपने बच्चों को लगाने देंगे हम किसी को भी। आप 10 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हमारे घरों में हैं, मेरे बच्चे 2 हैं, दोनों 10 साल से कम उम्र के हैं, आप सभी माताएं बहनें उन बच्चों को प्रेरित करें, उनकी एक फोर्स बनाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, यूट्यूब पे इस बात को फैलाएं कि हमें अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगानी है। और आप लोग जाकर अपने लोकल थानों में पहले से ही लिख कर दें। देखिए, मोदी जी का ये पता नहीं है, वो भावनाओं से विहीन आदमी हैं। उनकी माता क्या है उन्हें नहीं पता है, पिताजी क्या है उनकी भावनाएं, उनके अंदर माँ का क्या संबंध होता है, बाप का क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, उन्हें किसी भी मानव भावना का एहसास नहीं है। वो पहले से ही अलग रहे हैं, उन्हें मानव भावनाओं में विश्वास नहीं है उनको। लेकिन हमें पता है हमारे बच्चे क्या होते हैं, बेटी का प्यार क्या होता है, बेटे का प्यार क्या होता है, माँ क्या होती है, पिताजी क्या होते हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने माँ बाप को भी बचाना है।
आप लोगों से मेरी ये विनती है कि सभी फीमेल्स अपने बच्चों के साथ टास्क फोर्स बनाएं यूट्यूब पर, और वो लोकल थानों में हर रोज़ जाकर एप्लीकेशन दें कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये आप अभी से लिख कर देना शुरू करेंगे, क्योंकि दिवाली मनाने का ही मौका मोदी जी ने आपको दिया है। लास्ट दिवाली आपकी है। दिवाली एक बड़ा त्यौहार है, ईद कल जाकर गुजरी है, 2 बड़े त्यौहार खत्म हो जाएंगे। 14 के बाद हो सकता है 15 को आपका लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि मोदी जी तक ये खबर है कि भाई लोगों में अब वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैल रही है, वैक्सीन के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो इस मूवमेंट को रोकने के लिए दिवाली के बिल्कुल अगले दिन ही लॉकडाउन की घोषणा कर दें, और हम फिर हमारे हाथ में 12-13 दिन बचते हैं दिवाली तक के। इस 12-13 दिन में ही हम सब फीमेल्स को, हमें खास तौर से हमारी जो माता बहन है वो अपने बच्चों के फोर्स बनाएं और अपने बच्चों के साथ जाकर थानों में लिखित में ज्ञापन दें कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कलेक्टर ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, पुलिस थानों में जाकर। क्योंकि 14 के बाद हम कह नहीं सकते हम इस तरह मिल भी पाएंगे इकट्ठे होकर या नहीं मिल पाएंगे दिवाली के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो लॉकडाउन भी लगाएंगे फिर भी हम मिलेंगे। हमारे अंदर क्रांतिकारी खून है। हमें छुप करके, भेष बदल करके और किस तरीके से इनके खिलाफ लड़ना है वो हम सदियों से करते आए हैं और अब भी करेंगे। और इस समय हमारे बीच में विमल कुमार सक्सेना जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। विमल कुमार सक्सेना जी, विमल कुमार सक्सेना जी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कथनी से ज़्यादा करनी पर विश्वास करने का आदी हूँ। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कभी हम कहते हैं कोरोना आ गया, कभी हम कहते हैं नोटबंदी हो गई, कभी हम कहते हैं जीएसटी आ गया। कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक खांस रहा है, एक छींक रहा है और एक रो रहा है, एक हंस रहा है। ये भी उलझन एक बड़ी है जो डॉक्टर साहब हमारे बता रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई थी, मैं इनके पास गया था। इनके तर्क में बहुत ज़्यादा वजन है और मैं इनका समर्थन करता हूं, इनके तर्कों का। लाइव चला दीजिए जरा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं और जो ये तर्क दे रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ ताकत है, तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूं और समर्थन के लिए मैं इनके पास पहुंचा भी था। मैं चाहता हूं आप लोग भी इनके तर्क का समर्थन करें और एक अच्छी बात बता रहे हैं कि जो चीज़ है नहीं उसमें हमें दहशत पैदा करी है। मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया है कि घर में बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, पापा मास्क लगा के जाओ, तुम्हारी उम्र इतनी है, सबसे पहले तुम्हें अफेक्ट करेगा। तो ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ जाता है, क्योंकि परिवार को भी देखना है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये सब की जड़ अगर आप देखें तो कल मैं यहाँ पर था, कल यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था, तो मैंने देखा कि जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। जनता ये सोचती है कि अगर एक पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं तो तीसरी पार्टी, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती कि ये जितनी परेशानियां हैं इसकी जो जड़ है वो हम ही है। कहते हैं आदमी खुशी ढूंढने निकला मगर खुशी उसकी जेब में थी, वो ढूंढ ना सका। तो जब ये परेशानियां हमारी जड़ है तो वो कैसे हैं? कहीं आप ऐसा नहीं सोचते? ईमानदार आदमी आपने केजरीवाल को भी चुन के भेजा था। मैं यहाँ 20 बार आया, मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और केजरीवाल जैसा आदमी भी चुन के भेजा और आमने सामने मीटिंग भी हुई। और उसी केजरीवाल को नॉमिनेशन फाइल करते टाइम में मैंने जम के सुनाया, एसडीएम के ऑफिस के अंदर बैठ के सुनाया। मैंने कहा कहाँ है वो बंगला, कहाँ है वो गाड़ी, कहाँ है वो रिक्शा वाले को टिकट। तो आप किसी भी पार्टी के अंधभक्त ना बने, किसी चीज के अंधभक्त ना बने, कहने की हिम्मत रखें, ताकत रखें। ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए कि एक डाकू को चुन के भेजें संसद के अंदर। आप ईमानदार चुन के भेजते। आप ढूंढ रहे थे केजरीवाल और हम ढूंढ रहे थे अन्ना हजारे।
एक डाकू को चुन के भेजें संसद में और वो छोड़ के निकल के बाहर आए कि मैं यहाँ पर हेरा फेरी नहीं कर सकता। एक ऐसा सिस्टम ढूंढिए। मैंने ऐसे सिस्टम को डिजाइन करने की सोची है। ऐसा नहीं है कि मैं कोविड पे नहीं बात करना चाहता, कोविड भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको बताया हम परेशान हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी का बयान आया, आपदा में अवसर। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आपदा बना दी प्रधानमंत्री जी ने और कितना बड़ा अवसर ढूंढा। हर दुकान पे पहले सारी दुकानें मोबाइलों में बदल गई, चाइनीज की मूर्ति बना दी गई पटेल की, चाइना को ऑर्डर दे करके। हमारे यहाँ मेट्रो आ रही है, बार बार मेट्रो की बोगीज खरीदी जा रही है चाइना से, और हमसे कहा जा रहा है कि आप लड़ियां ना जलाएं, आप दिवाली ना मनाएं, थाली और वो बजाएं। अगर थाली बजाने से बीमारियां भाग गई होती तो अब तक हमने कितनी बीमारियां थाली बजा करके ही भगा दी होती। तो मैं आपसे बार बार यही गुजारिश करूंगा, एक बार फुर्सत से घर में बैठ के सोचिए कि हम डाकू को बना करके संसद में भेजें और वो चोरी ना कर पाए, वो डकैती ना कर पाए, वो लूट ना कर पाए। ऐसा सिस्टम विकसित करें। तो मैंने डॉक्टर साहब से वायदा किया था कि मैं अपनी बात भी रखूंगा आपकी बात के साथ साथ, क्योंकि मैं आपका पक्का समर्थक हूं। आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया। तो उसके साथ साथ मैंने एक किताब लिखी है, जनता राजा। आप एहसास कीजिए कि राजा आप हैं, ये लोग नहीं है। आप उसकी शरण में ना जाइए, आप उनकी शरण में आगे लोग भक्त बन करके लेट जाते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि जनता राजा कैसे बनती है, ये किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, आप चाहे ले सकते हैं। मैं एक हल्का सा, मैंने डॉक्टर साहब से वायदा किया था कि डॉक्टर साहब मेरी किताब का एक विमोचन करेंगे। ये किताब डॉक्टर साहब के हाथों से मैं चाहूँगा, हमारे प्रसून जी भी बैठे हुए हैं, प्रसून जी आ जाइए भाई साहब आप भी, ठीक है। ये किताब जनता राजा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते कदम, यानी कि पार्टियां भी रहें मगर पार्टियों का काम एनजीओ के रूप में रहे। वो एक अच्छा आदमी जनता से निकाल के भेजें और जैसे ही वो चुन लिया जाए तो वो उस पार्टी से रिजाइन कर दे, पार्टी भक्त न रहे। ऐसा ना हो मोदी जी दिल्ली में लॉकडाउन कर रहे हैं, दिल्ली में मास्क पहना रहे हैं और बिहार में कमल का फूल लगा करके प्रचार कर रहे हैं। वो क्यों नहीं अशोक का चिन्ह लगा करके प्रचार करते? हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें गाली दे, कोई उनका विरोध करे, क्योंकि ये नीति है कि पार्लियामेंट में वो आदमी जाता है जो पार्टी भक्त होता है, वो पार्टी की करता है और बाद में नीचे भी पार्टी के लिए बनाता है। वो फंड इकट्ठा करता है तो पार्टी के लिए, नीचे बनाता है तो पार्टी के लिए। आप और हम कहीं भी नहीं ठहरते उसके आगे। तो आप और हमें आगे से अब ये सोचना है कि राजा हम हैं। कैसे बना जाए, जनता को राजा बनने का कैसे एहसास हो, हमारी व्यवस्थाओं में कैसे बदलाव आए, हमारी चिकित्सा, हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य, मैंने इसमें सब लिखा है, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और एक बार फिर हमारे माननीय तरुण कोठारी जी के साथ मैं ये आपसे आह्वान करता हूँ, ये वास्तविक में बीमारी नहीं है, बीमारी होती है। लोग कहते हैं कैंसर, जैसी कैंसर आदमी सुनता है तो वो बिना मरे ही मर जाता है, बीमारी वो है। अब आपने बनावटी बीमारी को इस तरह से ला दिया कि घर घर में मास्क, घर घर में सैनिटाइजर। तो वही आपदा में अवसर ढूंढे हैं इन्होंने देश को। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि तरुण कोठारी जी आप नेतृत्व करें, हम आपके साथ हैं। 30 नवंबर का प्रोग्राम सफल होगा। प्रसून जी आप भी आगे बढ़ें और ये प्रोग्राम हम सफल बनाएंगे 30 नवंबर का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या वो
5 बजे ज्ञापन देंगे सर। हमारा विरोध मास्क के खिलाफ है, हम मास्क नहीं पहनेंगे। अगर अरेस्ट करना है, अगर सबको अरेस्ट कर दीजिए, सबको अरेस्ट कर दीजिए, आप सबको अरेस्ट कर दीजिए, हम मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क के खिलाफ भी तो बात कर मास्क के खिलाफ आप ज्ञापन बिहार में चुनाव हुआ, कोई मास्क नहीं। ज्ञापन अभी प्रोग्राम चल रहा है, आप साथ चलते हैं, ज्ञापन दिखाएं। हेलो, अरे आपका भाई आप बहुत लेट रहते हैं, गलत होता है। जरूरत पड़ता ही है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बताते हैं कोरोना से बहुत मौत हो रही है। भारत सरकार का जन और मृत्यु रजिस्टर है, उस पर डेटा है कि भारत में प्रति साल 80 लाख लोग मरते हैं। 80 लाख लोग प्रति साल मरते हैं, तो इसका मतलब एक महीने में 6 लाख लोग मरे और एक दिन में 20 लाख लोग नॉर्मल दिनों में भारत में मृत्यु होती है। आज कोरोना 6-7-8 महीने के बाद भी 1,22,000 तक पहुंचा है, तो वो ज्यादा खतरनाक है नॉर्मल दिनों वाला। एक महीने में 6 लाख मृत्यु होती है भारत में।